दोस्तों, वकालत पेशे में एक वकील के रूप में सफल होने के लिए लीगल ड्राफ्टिंग की कला बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परंतु जूनियर एडवोकेट्स को कोई भी लीगल ड्राफ्टिंग नहीं सिखाना चाहता है। इसलिए हम लॉ स्टूडेंट्स और जूनियर लॉयर्स को अपने चैनल के माध्यम से लीगल ड्राफ्टिंग सिखाने का एक छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं। और आज लीगल ड्राफ्टिंग सीरीज का हमारा ये पहला वीडियो है जो कि हम आज लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए प्रार्थना पत्र लिखना सिखाएंगे। अर्थात गुजारा भत्ता केस की जो ड्राफ्टिंग है वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे प्रयास को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लीगल फील्ड से जुड़े सभी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक महिला को गुजारा भत्ता दिलाने के लिए न्यायालय में दिया जाने वाला प्रार्थना पत्र न्यायालय में कब दिया जाता है, प्रार्थना पत्र किस न्यायालय में दिया जाएगा और प्रार्थना पत्र को कैसे लिखेंगे। अर्थात गुजारा भत्ता केस की जो लीगल ड्राफ्टिंग है वो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, भारत में रहने वाली किसी भी धर्म की विवाहित महिला किसी भी कारण से जब अपने पति के साथ नहीं रह रही होती है, तब एक वकील उस महिला की ओर से उसके निवास स्थान वाले जिले के फैमिली कोर्ट अर्थात पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ता के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। अर्थात दूसरी भाषा में कहें तो महिला की ओर से गुजारा भत्ता पाने के लिए फैमिली कोर्ट में केस फाइल करना होता है। दोस्तों, अब गुजारा भत्ता केस के लिए होने वाली लीगल ड्राफ्टिंग को हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे डिटेल के साथ। तो दोस्तों, उससे पहले ये बात ध्यान रखें कि यहाँ हमारे द्वारा बताई गई लीगल ड्राफ्टिंग में जो भी नाम लिखे हुए हैं, जो भी एड्रेस लिखे हुए हैं या जो प्रार्थी का नाम लिखा हुआ है, ये सभी चीज़ें या जो रिलेटेड हैं, जो पर्सनल किसी के नाम लिखे हैं, तो ये काल्पनिक नाम हैं। आप जो है इस सारी डिटेल्स को अपने क्लाइंट की डिटेल्स के अनुसार लिखेंगे। मीन्स यहाँ पर जो हम डिटेल दे रहे हैं काल्पनिक रूप में नाम ले रहे हैं, तो उसके आधार पर हम लिख देंगे और वहाँ पर आप अपने क्लाइंट का नाम लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल से। तो दोस्तों, लीगल ड्राफ्टिंग में सभी केसेस को ड्राफ्ट करने का एक फॉर्मेट होता है फिक्स। इसी प्रकार आज हम आपको सेक्शन 125 में गुजारा भत्ता के लिए फॉर्मेट जो आता है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें आप सबसे पहले ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे प्रार्थना पत्र संख्या और डैश करके छोड़ देंगे और सन, ये दो चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद विषय लिखना होगा आपको प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 और ब्रैकेट में द प्रासा का मतलब है यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता। उसके बाद लिखा हुआ आगे फौ, तो देखिए इसका होता है जाफ्ता फौजदारी। तो ये चीज़ें एक्चुअली क्या है कि जो ड्राफ्टिंग है लोकल कोर्ट्स में वहाँ सब हिंदी में होती है, और ये जो सेक्शन 125 का पड़ता है तो लोकल कोर्ट से ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम आपको इसे हिंदी में बता रहे हैं। तो दोस्तों, इतना लिखने के बाद जो लड़की पक्ष है उसके नाम से रिलेटेड यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे हमने यहाँ पुष्पा नाम ले रखा है, तो श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री हरिराम पुत्र श्री कलवार निवासी तिमारपुर। उसके बाद उसका थाना लिखा जाएगा, जैसे हमने लिखा सोरो, जिला गाजियाबाद। ये प्रार्थनी की डिटेल हो गई। सबसे पहले प्रार्थनी की डिटेल आएगी। बनाम में जो है जो विपक्षी है, मीन्स उसका जो हस्बैंड है, क्योंकि हमें वहाँ जो पैसा लेना है वो हस्बैंड से लेना है, तो ये बनाम में उसके हस्बैंड की डिटेल्स आएंगी। तो यहाँ पर है जैसे श्री हरिराम पुत्र फगना निवासी मजनू का टीला, थाना तैमूर नगर, जिला खागा, ये विपक्षी की डिटेल हो गई। ऊपर प्रार्थनी बनाम विपक्षी हो गया। फिर राइट हैंड साइड में आपको लिखना धारा 125 जाफौ मीन्स जाफ्ता फौजदारी। उसके बाद नीचे लिखना थाना, तो थाना सोरो लिख दिया हमने यहाँ पर, जिला गाजियाबाद। इतना लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है आपको। श्रीमान जी प्रार्थनी निम्न निवेदन करती है। तो दोस्तों देखिए, ड्राफ्टिंग में एक बात ध्यान रखिएगा
कि ऐसे केसेस में क्या होता है कि 2-4 जो पॉइंट होते हैं वही आपको केवल चेंज करने होते हैं, बाकी जो पॉइंट्स होते हैं लगभग सेम टू सेम रहते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके आपको लिखनी होती हैं। अपने आप को शो करना होता है कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा कैसे आएगा, और सामने जो हमारा हस्बैंड है वो उसकी इनकम ये है, कहाँ से पा रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो पॉइंट वाइज बताना पड़ता है। तो क्या निवेदन करती है? नंबर 1 यह है कि प्रार्थनी व विपक्षी दोनों ही हिंदू धर्म से। सबसे पहले अपना यहाँ पर धर्म बताना, यदि आप मुस्लिम धर्म या दूसरे धर्म से हैं तो यहाँ पर आपको अपना धर्म लिखना होगा। और फिर जो शादी की डेट है वो भी आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। तो दूसरे नंबर पे आ गया यह कि प्रार्थनी की शादी विपक्षी से दिनांक इतने को, स्थान ये, थाना ये को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। तो यहाँ हिंदू का मामला हम बता रहे हैं तो हिंदू रीति रिवाज से है। यदि कोई मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जो जिस धर्म का है उसके तहत यहाँ पर वो लिख देगा अपना। नंबर 3 पे आ रहा है कि यह कि शादी के समय प्रार्थनी के माता पिता एवं सगे संबंधियों ने उपहार स्वरूप काफ़ी सामान प्रार्थनी को शादी में दिया था। ये तो कॉमन पॉइंट है, ये सब में लिखना ही लिखना है। और नेक्स्ट चौथा पॉइंट कह रहा है यह कि शादी के उपरांत प्रार्थनी अपनी ससुराल चली गई। ससुराल वालों, सास, ननंद, जेठानी, मीन्स जिसके जो रिलेटिव्स हैं साथ में, या उस जिनको आप जो है बताना चाहते हैं वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर। जेठानी, जेठ, बहनोई, ससुर व पति ने शादी में मिले उपहारों को कम बताया और यह कहा कि शादी में नगद रुपया और कार भी देनी चाहिए थी। प्रार्थनी के मायके वालों ने कम दहेज दिया। मीन्स एक प्रकार से शो करना है कि हम पति के साथ नहीं रह रहे हैं तो क्यों नहीं रह रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ रीजंस भी बताने हैं। तो यहाँ पर प्रताड़ना से संबंधित चीज़ें आ गई कि जैसे कि हमने दहेज, उनको लगता है कि कम दिया है और दहेज चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंबर 5 कह रहा है यह है कि 10-15 दिन तक सिलसिला चलता रहा। प्रार्थनी का पति उसके उपरोक्त रिश्तेदार बराबर कम दहेज का ताना देते रहे और प्रार्थनी को मानसिक पीड़ा देते रहे। नेक्स्ट है 6वां पॉइंट, यह है कि इसी बीच प्रार्थनी के ससुराल उसका बड़ा भाई आया। अगर बड़ा भाई नहीं है आपका, छोटा भाई, तो छोटा भाई आया। छोटा भाई नहीं है तो आपके फादर होंगे, उनका डिटेल। अगर फादर नहीं है तो कोई और पर्सन है, तो जो भी आया मतलब एक बताना पड़ेगी, कोई आया या उससे रिलेटेड कोई घटना यहाँ बना के बतानी पड़ेगी। तब प्रार्थनी ने उसे सारी बातें बताई। तब बड़े भाई ने प्रार्थनी को समाज की ऊंच नीच बताकर समझाया और भविष्य में सब ठीक ठाक होने का वास्ता देकर प्रार्थनी को समझाया और घर गृहस्थी चलाने की सीख दी। नंबर 7 पॉइंट है आपका यह कि प्रार्थनी के बड़े भाई के चले जाने के बाद विपक्षी एवं उसके उपरोक्त रिश्तेदार प्रार्थनी से कहने लगे कि उसके मायके से एक कार और 2 लाख रुपए लाकर दो, नहीं तो तुम्हें नहीं रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह कि प्रार्थनी ने अपने पिता व भाई को खबर भिजवाई। तब वे आए और अपनी असमर्थता जाहिर की कि वह प्रार्थनी को समझा बुझाकर वापस चले गए। उन्होंने बताया कि भाई हम नहीं दे सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स लगभग जो ड्राफ्टिंग होती है सब में लिखे होते हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं कि उसके साथ ऐसी घटना हुई हो, लेकिन यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके आपको पेश करना होता है। 9 पॉइंट कह रहा है कि यह कि प्रार्थनी के पिता व भाई के जाने के बाद विपक्षी व रिश्तेदारों ने प्रार्थनी के साथ मारपीट की, गालियाँ दी, जान माल की धमकी दी व उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया। नेक्स्ट 10 नंबर कह रहा है यह कि प्रार्थनी ने अपने मायके यह खबर भिजवाई। प्रार्थनी के भाई व पिता व समाज के जिम्मेदार लोग आए, उन्होंने इस बारे में पूछा। तब सभी उपरोक्त लोगों ने यही कहा कि 2 लाख रुपए एक कार दहेज में दो, नहीं तो रिश्ता तोड़ देंगे। प्रार्थनी के पिता व भाई व अन्य लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया। प्रार्थनी के पिता, भाई व अन्य लोगों ने प्रार्थनी को समझाया और वापस चले आए। 11 नंबर पॉइंट कहता है यह कि प्रार्थनी इस उम्मीद में अपनी ससुराल में रही कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन विपक्षी और उसके परिवार वालों, रिश्तेदारों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया तथा दहेज की मांग करने वाले और प्रार्थनी के साथ मारपीट करते रहते थे और मानसिक व शारीरिक पीड़ा देते रहते थे। दोस्तों ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं, इस तरीके आपको लिखना ही है सब में। नेक्स्ट 12 नंबर कह रहा है कि यह कि प्रार्थनी को यातनाएं सहते हुए काफ़ी समय बीत गया, लेकिन विपक्षी और उसके परिवार वाले अपनी दहेज की मांग पर अड़े रहे। 13 पॉइंट कहता है यह कि प्रार्थनी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, उसका किसी डॉक्टर से इलाज भी नहीं कराया गया। नेक्स्ट 14 नंबर कह रहा है यह कि दिनांक, जो भी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं जब तबीयत खराब होने की या उससे रिलेटेड होगी, को प्रार्थनी की तबीयत ज़्यादा खराब थी।
तब विपक्षी प्रार्थनी को डॉक्टर को दिखाने के बहाने बाजार में आया। प्रार्थनी को विपक्षी ने डॉक्टर को नहीं दिखाया, बल्कि चालाकी दिखाते हुए प्रार्थनी के घर के पास प्रार्थनी को यह कहकर छोड़ाया कि अब यहीं रहकर इलाज कराओ, गाड़ी या रुपया दहेज में मिलेगा नहीं तो इलाज मैं क्यों कराऊं, मर जाएगी तो अच्छा रहेगा, दूसरी शादी किसी अमीर घर में कर लूँगा। प्रार्थनी ने विपक्षी के हाथ जोड़े, पैर पड़ी और कहा कि प्रार्थनी को ऐसे छोड़कर न जाए, उसका कोई सहारा नहीं है। विपक्षी प्रार्थनी को उन्हीं पहने कपड़ों में ही छोड़कर चला गया और प्रार्थनी को लेने नहीं आया। मजबूरन प्रार्थनी अपने मायके में आई और उन्हें सब बातें बताई। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, लगभग आपको सभी ड्राफ्टिंग में लेना है। तो 15 नंबर कहता है यह कि प्रार्थनी के माता पिता विपक्षी व उसके रिश्तेदारों की दहेज की मांग पूरी करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 16 नंबर यह कि प्रार्थनी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। 17 नंबर कहता है यह कि प्रार्थनी की आय का कोई साधन नहीं है, प्रार्थनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। अगर पढ़ी लिखी हो तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि पढ़ी लिखी है, परंतु ऐसा कोई उसके पास एजुकेशन नहीं जिससे उसको रोजगार मिल सके। अब यहाँ पर अपनी सारी गाथा बतानी है। उसके बाद फिर आपको सामने जो आपका हस्बैंड है उसके इनकम की बात बतानी है, क्या इनकम है, कहाँ से क्या आ रही है, जिससे कि उस आपको वो दे कहाँ से। तो देखिए 80 नंबर में लिखा यह है कि विपक्षी के पास अपनी स्वयं की कृषि भूमि है, कृषि भूमि हो तो उसे आपको लिख देना है। खतौनी खसरा नंबर यहाँ पर लिख जाएगा, वो प्रार्थना पत्र के साथ आपको लगाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन निकल जाते हैं सारे डिटेल। इस समय उसकी बाजारू कीमत आप यहाँ पर एक अंदाजे में लिख सकते हैं, कोई उसको कहीं आपको प्रूव नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर कर रहा है यह कि विपक्षी एक प्रतिष्ठित संस्थान में ये इस पद पर कार्यरत है। हो सकता है उसके पास खेती नहीं हो, कहीं नौकरी कर रहा हो, तो आप खेती वाला पॉइंट हटा के नौकरी वाला कर सकते हैं। खेती नौकरी दोनों है तो दोनों पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, जो भी सैलरी वो यहाँ पर आ जाएगी 19 नंबर पे। फिर 20 नंबर कह रहा है यह कि विपक्षी ने प्रार्थनी का परित्याग कर दिया है, उसके भरण पोषण से इनकार कर दिया है, जबकि प्रार्थनी के भरण पोषण की नैतिक जिम्मेदारी विपक्षी की है। 21 नंबर कहता है यह कि जिस दिनांक से विपक्षी प्रार्थनी को छोड़कर गया है उसके बाद उसने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली है और ना ही उसका भरण पोषण किया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर है। इसमें कह रहा है यह कि प्रार्थनी को ससुराल में रहने पर जान का खतरा भी है, क्योंकि वो दहेज चाह रहे हैं। ये सारा पॉइंट पहले हमने बता दिया है, तो ये पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं ये कॉमन पॉइंट्स हैं और लगभग सेक्शन 125 से रिलेटेड गुजारा भत्ता के लिए जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स लगभग आते ही आते हैं। तो 22 में जैसा बताया गया कि प्रार्थनी को ससुराल में रहने पर जान का खतरा है। 23 में कह रहा है यह कि विपक्षी के पास गुजारा भत्ता देने के लिए पर्याप्त आय का स्रोत है, मतलब उनके पास इनकम है जिससे कि वो हमें गुजारा भत्ता दे सकते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर कह रहा है यह कि प्रार्थनी के भरण पोषण हेतु 25,000 रुपये मासिक भरण पोषण भत्ता दिलाया जाना न्याय संगत है। यहाँ पर क्या है कि जो सामने वाले की इनकम आप दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट लिखा जाए, 25,000 है या 50,000 है, 1 लाख है, जैसी सामने वाले की इनकम होती है विपक्षी की मीन्स उसके हस्बैंड की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है भरण पोषण की राशि मांगी जाती है। तो हमने यहाँ पर कॉमन 25,000 लिख दी है, लेकिन आप उससे ज़्यादा की डिमांड भी कर सकते हैं। इतने पॉइंट्स हो गए महत्वपूर्ण। उसके बाद आपको लिखना है अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थनी को विपक्षी से 25,000 रुपीज़ मासिक भरण पोषण भत्ता जिस दिनांक से प्रार्थनी को विपक्षी ने छोड़ा है, मीन्स यहाँ पर बताना है हमें कि इस डेट से छोड़ा था वो हमने पहले ही बता दिया, और उसी डेट से ही पूरा खर्चा मांगा जाता है, उस दिनांक से दिलाए जाने का आदेश लेने के बाद सबूत पारित किया जावे। माननीय न्यायालय की अति कृपा होगी, ससम्मान। और फिर दाहिने हाथ साइड में आप देखेंगे प्रार्थनी, यहाँ पर प्रार्थनी का नाम आ जाएगा, पुत्री किसकी है, निवासी क्या है, उसको थाना क्या लगता है और जिला, और किस अधिवक्ता के द्वारा है वो अधिवक्ता का नीचे जो है डिटेल साइन हो जाएंगी। यहाँ पर डेट आ जाएगा जिस डेट में आप ये केस फाइल कर रहे हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये आपकी जो है हमने यहाँ पर सेक्शन 125 के तहत जो गुजारा भत्ता के लिए केसेस डाले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, यहाँ कह सकते हैं कि जो फैमिली कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से ड्राफ्टिंग करके देनी। इसमें बहुत कुछ कठिन नहीं है ड्राफ्टिंग,
लेकिन होता क्या है कि हम ड्राफ्टिंग के नाम से डरते हैं कि क्या होगा। ड्राफ्टिंग में 80% जो पॉइंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, केवल उसमें जो 20% होता है उसे हमें चेंज करना होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और जो हमने डिटेल्स दी है इनको आप एक अपने उसमें लिखिए और लिखने के बाद उसे समझेंगे तो उम्मीद है कि आप इससे रिलेटेड ड्राफ्टिंग को कर पाएंगे। अब हमारा जो अगली ड्राफ्टिंग का जो वीडियो है जल्दी आएगा, तो इस वीडियो को अपना प्यार अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।